बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम नोट्स कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कब प्रिपेयर हो जाएंगे। तो नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। और चाहे आप सोल, डीयू, एनसीवैब, इग्नू, आईपी कोई से भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। बिल्कुल आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना उसमें मेन मेन लिखा है। फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट से आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक डाले गए हैं, वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको वही करने हैं और फालतू क्वेश्चन नहीं करने हैं। 100% पासिंग नोट्स हैं ये। मतलब अगर आपने ये कर लिया, यानी कि जो 59 रुपीज है वो अफोर्डेबल प्राइस है, और अगर आपने खरीद लिए तो आपको लगेगा कि पैसा वसूल है, टोटली पैसा वसूल हो जाएगा आप लोगों का। आपको उसके बाद कोई टेनियर लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये नोट्स पढ़ने हैं और आप 100% पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है। सो ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ वीना टक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ, मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो हमारा यूनिट नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुका था, और इनफैक्ट यूनिट नंबर 4 का लेसन नंबर 1 करवा चुकी हूँ। लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये यूनिट नंबर 4 है, उसके बाद 5 होगी, और उसके बाद वन शॉट आपके पास आ जाएगा आपके एग्जाम से पहले पहले। जो भी स्टूडेंट है एनसीवैब, डीयू, सोल, जिनका थर्ड सेमेस्टर है और मार्केटिंग मैनेजमेंट आप लोगों का सब्जेक्ट है, या फिर आप इग्नू, आईपी कोई सी भी यूनिवर्सिटीज है, तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो वीडियो है आप आराम से देख सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार चैप्टर देख लेते हैं। चैप्टर के नेम से स्टार्ट करेंगे, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि कौन कौन से चैनल्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन आगे हम लोग देखेंगे। और इंट्रोडक्शन में हमें काफी सारी चीजें बताई गई, जैसे होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इंटरनेट आर एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं कौन कौन से। जिसमें हम होलसेलर देखते हैं जो बल्क की क्वांटिटी में डील करते हैं, रिटेलर उससे नीचे होते हैं जो कम क्वांटिटी में डील करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जो आगे सामान को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के, राइट। तो इंट्रोडक्शन टू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको बस एक छोटी सी जो डिफाइन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, बाकी इसको आप रीड कर सकते हैं। अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समथिंग कॉल्ड ट्रेड चैनल, इसको हम ट्रेड चैनल भी कहते हैं। जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं फॉर अ प्रोडक्ट इन द रूट टेकन बाय द टाइटल to the product as it move from the producer to the ultimate consumer और इंडस्ट्रियल यूजर। आपको बस इतनी सी बात समझनी है कि जो भी प्रोडक्ट होता है वो मूव करता है। मूव कहाँ से कहाँ तक करता है? प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक जो पहुंचता है, पी टू सी जो पहुंचता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम ट्रेड चैनल भी कहते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। अब टाइप ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है, जो कि आप अपने एग्जाम्स में भी बना सकते हैं, और उसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप खुद बना के भी लिख सकते हो। 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स हैं। तो सबसे पहले वाले चैनल की अगर बात करें तो वो होता है प्रोड्यूसर और कस्टमर, जिसे हम डायरेक्ट चैनल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो प्रोड्यूसर बना रहा है वो सीधा कस्टमर तक पहुंचा रहा है, तो वो डायरेक्ट चैनल हुआ। 1 लेवल क्या होता है? 1 लेवल मतलब प्रोड्यूसर, रिटेलर, कस्टमर, इनडायरेक्ट चैनल होता है। और 2 लेवल में क्या होता है? 2 लेवल में प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, ये इनडायरेक्ट चैनल होते हैं। जबकि 3 लेवल के अंदर अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसर, एजेंट भी आ जाता है, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने एक लाइन के अंदर क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था, बट अभी ये कॉन्सेप्ट काफी डिटेल में पढ़ना है, इनके एग्जाम्पल्स अच्छे से समझने हैं। जो भी मैं आपको एग्जाम्पल समझाने वाली हूँ, मैं आपको पूरी रामायण नहीं समझा रही हूँ, बस मेन मेन टॉपिक समझाऊंगी और अपने एग्जाम्पल से रिलेट करूंगी आप लोगों के, ताकि डेली लाइफ के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आप समझ के आराम से मार्क्स ले सके, राइट। तो अगर आप ये ऊपर समझ गए तो बना के लिख सकते हैं, बाकी इसको खुद भी रीड आउट कर सकते हैं। जैसे बाटा इंडिया लिमिटेड हो गया, एचपीसीएल हो गया, लिबर्टी शूज हो गया, ये सारे के सारे क्या है? रिटेल शॉप वेयर दे आर ऑफर दे वेयर टू द कस्टमर, कस्टमर को चाहिए तो जाके वो खरीद सकते हैं, यानी प्रोड्यूसर ने बनाया और कंज्यूमर तक पहुंचा दिया, राइट। एंड द इनडायरेक्ट चैनल कौन से होते हैं? वो तो नाम से ही क्लियर है। द इफ द मैन्युफैक्चर थिंक ऑन ह्यूज स्केल, ह्यूज स्केल पे, अगर बड़े स्केल पे अगर बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, ही मे नॉट बी एबल टू सेल देम डायरेक्टली टू द कस्टमर। वो इतनी बल्कि क्वांटिटी कस्टमर, एक एक कस्टमर को कहाँ बेचेंगे? उसमें सिरदर्दी बहुत ज्यादा है, और एक एक कस्टमर को कैसे ढूंढेंगे, क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं होता। तो उसके अंदर बीच में काफी सारे लोग आ जाते हैं, जो कि आपने यहाँ पे 1 लेवल के अंदर देख लिया। रिटेलर वगैरह आते हैं, उनको सेल करते हैं, वो आगे सेंड कर देते हैं। सिंगल लेवल क्या होता है? जैसे देखो यहाँ नीचे लिखा है, प्रोड्यूसर, रिटेलर, कंज्यूमर, इसका एग्जांपल है। 2 लेवल में आता है, पहले प्रोड्यूसर से सामान होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से रिटेलर के पास आता है, उसके बाद कंज्यूमर के पास जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप देखो, अगर पेन है तो पेन एक प्रोड्यूसर ने बना दिया, बहुत सारे पेन्स बना दिए, अब वो कहाँ चले गए? होलसेलर की दुकान पे चले गए।
तो होलसेलर ने वो सारा सामान बल्क की क्वांटिटी में खरीद लिया। लेकिन जो रिटेलर है, रिटेलर अलग अलग होते हैं। रिटेलर के पास जो होता है, मान लो उसको 10 पैकेट चाहिए थे, या फिर मान लीजिए 20 पैकेट चाहिए, तो वो होलसेलर से लेकर आ जाएगा, और रिटेलर से कंज्यूमर तो एक दो पांच उसकी जो मर्जी मन करेगा वो कंज्यूमर जो है उससे परचेज कर लेगा। कभी भी कंज्यूमर प्रोड्यूसर के पास नहीं जाएगा। वो वाला लेवल ऊपर था जो हम समझ चुके हैं। 3 लेवल चैनल्स क्या होते हैं, तो उसके अंदर आपको बस ये डायग्राम समझना है, उसके बाद आप खुद बना के लिख सकते हैं, ज्यादा आपको रीड करने की भी नीड नहीं है। प्रोड्यूसर से एजेंट के पास जाता है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बिना एजेंट के, बीच में जो एजेंट होते हैं उनके बिना वो सामान नहीं बिकता। तो प्रोड्यूसर ने एजेंट को सामान दिया, एजेंट से होलसेलर के पास गया, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर, मतलब इसमें बेसिकली एजेंट आ गया है, ठीक है, जो कि आपका 3 लेवल होता है, राइट। तो उसमें कुछ एजेंट, बिकॉज दे कैनॉट कॉन्टेक्ट होलसेलर डायरेक्टली, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो होलसेलर को डायरेक्टली जो है कांटेक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए एजेंट को हायर किया जाता है। तो इंपॉर्टेंस क्या है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, इससे क्रिएट होती है यूटिलिटी, क्रिएट होती है, राइट। यानी कि 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, नेमली टाइम, प्लेस और पोजेशन। यानी टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेक द प्रोडक्ट्स, ठीक है। टाइटल चाहिए होता है उसको, मिडिल मैन चाहिए होता है, इसमें इंटायर करता है, कॉस्ट भी आती है, क्योंकि कॉस्ट हाई होगी वो डिपेंड करेगा, सेल में भी वेरी लिमिटेड, यानी कि सेल के साथ वेरी करती है। अब आप ये सोचो कि किसी का बिजनेस बहुत छोटा है, बहुत रिटेलर में, तो वो कहाँ एजेंट हायर करेगा या कहाँ एजेंट से माल मंगवाएगा, वो तो खुद ही जाकर के होलसेलर से ले आएगा ना। इट डिटरमाइन द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वो डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कितने सही टाइम पे हमें कहाँ पे मिलता है, तो ये भी डिपेंड करता है। इट परफॉर्म मार्केटिंग फंक्शन, जिसमें आता है बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जिसमें रियल इंपॉर्टेंस ऑफ चैनल डिसीजन लाइज इन द फैक्ट दैट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल परफॉर्म सर्वल फंक्शन इन द ओवरऑल मार्केटिंग सिस्टम, है ना। तो वो डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट की वैरायटी पे, प्राइस, पेमेंट, डिलीवरी शेड्यूल, ये सब कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये बाकी सारे आप पॉइंट्स को गो थ्रू कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो वो मार्केट के साइज पे भी डिपेंड करता है, लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, लोकेशन किस तरीके की है, कंज्यूमर मार्केट है या किस टाइप का मार्केट है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। कस्टमर बाइंग हैबिट्स और प्रेफरेंस कहती है कैसी रहती है उसकी, यानी कि डिजायर फॉर क्रेडिट, मतलब वो उधार के लिए जाता है, या फिर वो डायरेक्ट मेल बिजनेस है उसका, मतलब किस टाइप का बिजनेस है ये भी डिपेंड करेगा। प्रोडक्ट की कंसिडरेशन कैसी है, मतलब साइज कैसा है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप उसमें आयरन कर सकते हैं। यूनिट वैल्यू हो गया, प्रोडक्ट लाइन कैसी है, होलसेलर एज वेल रिटेलर इफ ही प्रोड्यूस अ सिंगल आइटम, कुछ चीजें होती हैं जो सिंगल में डील करते हैं तो रिटेलर का नाम दे दिया जाता है ना। कंपनी की कंसिडरेशन एज, साइज, रिसोर्स पे भी डिपेंड करती है, वो कितना स्पेंड कर रही है, वो किस कैटेगरी में डील कर रही है, मतलब उनको सिर्फ प्रोडक्ट बनाने पे ध्यान है या फिर उसको आगे बल्क की क्वांटिटी में बेचने पे ध्यान है, या फिर वो डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहती है कस्टमर से, तो वो तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो बाकी आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। और उसके बाद टाइप ऑफ मिडिल मैन है, इसका बस एक बार चार्ट आप लोग देख सकते हैं। जो आप देखते हैं एजेंट में कौन कौन आता है, ब्रोकर्स आते हैं, जैसे आप शेयर मार्केट में देखते हैं ब्रोकर्स है, कमीशन एजेंट्स भी होते हैं, लेकिन हर कैटेगरी का अलग अलग हिसाब होता है। रिटेलर में स्मॉल रिटेलर भी होते हैं, लार्ज भी होते हैं, तो ये सारे डिपेंड करता है। फिक्स शॉप भी होती है जिसमें फिक्स प्राइस मिलते हैं प्रोडक्ट का। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। मिडिल मैन का नॉर्मल पढ़ सकते हैं मिडिल मैन के बारे में। और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। आओ फटाफट से हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट करें। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में आता है होलसेलिंग और रिटेलिंग। रिटेलिंग के बिजनेस के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप बस इसका एक डिफरेंस कर लें, वो ज्यादा सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लिमिटेड है हम लोगों के पास, तो हमें उसी अकॉर्डिंग सारी की सारी चीजें पढ़नी है। एक बार रिटेलर में देख लेते हैं कि रिटेलर में क्या क्या देखने को मिलता है। रिटेलर में स्मॉल स्केल होता है और एक लार्ज होता है। रिटेलर में सबसे पहले अगर मैं स्मॉल की बात करूँ, तो आप देखते हैं जैसे स्ट्रीट ट्रेडर्स होते हैं, चीप जैक्स हो गया, मार्केट ट्रेडर, ये सब मैंने आपको क्लास 11th में काफी बार पढ़ा रखा है। फिक्स शॉप में है तो स्टॉल स्टॉल वगैरह, स्टॉल होल्डर्स होते हैं। जनरल शॉप आ जाती है आसपास की, परचून की शॉप हो गई, ठीक है, या और भी छोटी मोटी शॉप्स होती है, वन प्राइस शॉप, वेंडिंग मशीन्स आप देखते हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। सेल शॉप्स आ जाती है, वो सब आता है। लार्ज पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स आ जाते हैं, जैसे मल्टीपल शॉप्स हो गई, कोऑपरेटिव स्टोर्स हो गए, जैसे आपने पढ़ते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारे लोग जो हैं एक संगठन सा बना लेते हैं, और फिर गेहूं हो गई या फिर चावल हो गए, एक साथ लाके फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में। सुपर मार्केट, सुपर स्टोर्स हैं, हायर परचेज, ये सारे के सारे ना लार्ज स्केल पे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आए, तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको समझा दिया, बस वही सब लिखा हुआ है। उसके बाद आपको बस एक डिफरेंस ये वाला जरूर देख लेना, डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल शॉप्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो डिपार्टमेंटल नाम से लिया डिपार्टमेंट, है ना।
तो लोकेशन कैसी है, लोकेटेड एट सम सेंट्रल प्लेसेस पे होता है, जबकि मल्टीपल शॉप जो होता है एस्टैब्लिश इन डिफरेंट लोकेलिटीज, ये किसी डिफरेंट लोकेलिटीज में देखने को मिलता है। रेंज ऑफ प्रोडक्ट क्या करता है डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर, डील इन वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, आपको बहुत सारे गुड्स की वैरायटी देखने को किस पे मिलती है, डिपार्टमेंटल स्टोर में, क्योंकि नाम से क्लियर है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे होते हैं। जबकि मल्टीपल में क्या होता है, डील इन लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स, गुड्स जो है वो लिमिटेड रेंज में मिलते हैं, लेकिन शॉप्स बस अलग अलग होती है, मल्टीपल होती है। प्राइसिंग के मामले में अगर बात करूं तो डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसीज इन वेरियस स्टोर चार्ज हायर प्राइस, बस आप इतना याद रख लो कि इसका प्राइस हाई होता है डिपार्टमेंटल स्टोर का। क्यों? क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए उनको वर्कर चाहिए होंगे, फिर उनकी सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी और फिर रेंट, काफी सारी चीजें होती है, इसीलिए डिपार्टमेंटल स्टोर का जो प्राइसेस होते हैं बहुत ज्यादा हाई होते हैं, क्योंकि वैरायटी भी उस हिसाब से होती है, क्योंकि वैरायटी ज्यादा होगी तो कॉस्टिंग भी कहीं ना कहीं ज्यादा आएगी, हम कंपेयर कर पाते हैं। जबकि मल्टीपल शॉप्स में क्या होता है, यूनिफॉर्म प्राइसेस इन ऑल स्टोर, यानी कि प्राइसेस जो होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े कम होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंटल स्टोर। जबकि सर्विसेज, अगर सर्विसेज की बात करूं तो प्रोवाइड अ वेराइटी, क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर की सर्विसेज काफी वैरायटी होती है, जबकि यहाँ कोई ज्यादा सर्विसेज नहीं होती, क्योंकि इतना ज्यादा वैरायटी देखने को नहीं मिलती। फ्लेक्सिबिलिटी आप यहाँ एंजॉय कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शनल है, मर्जी होती है। तो ये सारी चीजें थी जो आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं, और मैंने अच्छे से समझा दिया। और जहां जहां डिफरेंस दिखे आप उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करें, क्योंकि डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो देखो ये आ गया डिफरेंस, ये पढ़ लिया तो उसके मैरिट डीमेरिट आराम से बन जाएंगे। सो मैं वही वही करवा रही हूँ जो आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। होलसेलर, होलसेलर बाय फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल गुड्स टू द रिटेलर, ये तो हम हमें भी पता है कि होलसेलर क्या करता है, बाय करता है कहाँ से, मैन्युफैक्चरर से लेता है और रिटेलर को बेच देता है। जबकि रिटेलर का काम क्या होता है, वो होलसेलर से लेके कंज्यूमर को बेच देता है, राइट। होलसेलर यूजुअली सेल ऑन क्रेडिट टू द रिटेलर, वो ज्यादातर अपना जो माल है वो उधार पे बेचता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है रिटेलर है, सामान मेरे से ही लेगा आके, तो काफी बार वो उधार पे दे देता है। आप देखते होंगे काफी सारे बिजनेसमैन होते हैं, काफी सारे जो भी दुकानदार होते हैं, वो क्वांटिटी ले लेते हैं और धीरे धीरे करके उनको सामान के पैसे देते रहते हैं। तो रिटेलर में क्या होता है, रिटेलर यूजुअली सेल फॉर कैश, वो ज्यादातर कैश में बेचते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कंज्यूमर कस्टमर्स आते हैं, वो एक एक दो दो चीजें खरीदते हैं, तो वो तो डायरेक्ट पैसे ले लेते हैं, क्योंकि उनकी इनकम ही इसी बात पे चलती है। होलसेलर में क्या होता है, दे स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, होलसेलर क्या करता है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील करता है। अगर पेन है तो पेन्स में डील करेगा, स्टेशनरी है तो स्टेशनरी में करेगा, बुक्स है तो बुक्स में करेगा। जबकि रिटेलर क्या करता है, वो उसके पास वेरियस काइंड ऑफ गुड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहा, बहुत सारे प्रोडक्ट की वैरायटी लेके बैठा है और उसमें अपना प्रॉफिट कमाता है। होलसेलर क्या करता है, दे बाय इन बल्क क्वांटिटी फ्रॉम द मैन्युफैक्चर, वो कहता है बल्क में मैन्युफैक्चर से खरीदता है, और रिटेलर को किस में बेचता है, कम क्वांटिटी में बेचता है। और बहुत सारे रिटेलर्स आते हैं होलसेलर के पास अलग अलग टाइप के, और जबकि होलसेलर क्या करता है, स्मॉल क्वांटिटी में होलसेलर से खरीदता है और स्मॉल ही क्वांटिटी में कंज्यूमर को बेच देता है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं होलसेलर की फिर से बात करूं, होलसेलर ऑलवेज डिलीवर गुड्स टू द डोर स्टेप ऑफ द रिटेलर, वो उसके डोर स्टेप तक उस सामान को डिलीवर करता है। जबकि रिटेलर यूजुअली सेल एट द शॉप, वो सिर्फ अपनी दुकान पे ही बेचता है अपने सामान को। कभी आपने सुना है कि आपको स्टेशनरी से बुक्स चाहिए, मैं ये सारे एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कोई भी प्रोजेक्ट फाइल चाहिए होती है, तो आपने कभी देखा है कि आपका दुकानदार आपके घर पे वो चीज पहुंचा देता है। मतलब आजकल फैसिलिटीज बढ़ रहे हैं, आपकी जान पहचान बन गई है, या आप कुछ चीजें ज्यादा बल्क में मंगवा रहे हैं, बल्क में इन द सेंस की मतलब वेराइटी मंगा रहे हैं सामान की, और हो सकता है कि वो ऑनलाइन सर्विस देते हो तो वो दे भी दे। पर कभी आपने सुना है 5 रुपए का पेन लेना है, 10 रुपए का पेन लेना है, और आपको दुकानदार जो है घर पे 5 रुपए का पेन देने आ रहा है? डेफिनेटली नहीं, आपको दुकान पे जाना पड़ता है। होलसेलर क्या है, होलसेलर नीड्स मेनली अ गोडाउन टू स्टॉक द गुड्स ही हैंडल्स, वो उसको इतना सारा जो सामान वो मैन्युफैक्चर से खरीद रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको स्टोर भी करके रखना होता है। जबकि रिटेलर क्या होता है, रिटेलर नीड्स अ शॉप, उसको अपनी दुकान की जरूरत है या फिर शोरूम की जरूरत है जहां पे वो अपना सामान बेचने वाला है। होलसेलर गोज टू द डिफरेंट प्लेसेस टू सप्लाई, वो बहुत जगह जगह जाके, अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रिटेलर को देता है। जबकि रिटेलर क्या करता है, यूजुअली सेल एट द पर्टिकुलर प्लेस, वो पर्टिकुलर प्लेस पे बेचता है। ही मे हैव ब्रांचेस इन अदर प्लेसेस, ब्रांच उसकी अलग अलग हो सकती है अगर बड़े लेवल पे है, अदरवाइज वो एक ही जगह पे पर्टिकुलर प्लेस पे ही बैठ के काम करता है। जबकि होलसेलर के अंदर नीड्स नॉट प्रोवाइड शॉपिंग कंफर्ट लाइक लग्जरियस हो गया, इंटीरियर्स हो गए, प्रोविजन हो गए, एयर कंडीशन ट्रॉली एक्सेट्रा। जबकि रिटेलर यूजुअली प्रोवाइड शॉपिंग कंफर्ट्स मेनली टू अट्रैक्ट कस्टमर, वो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए काफी सारी चीजें करता है, पोलाइट बोलता है, बहुत सारी चीजें करता है, अपनी शॉप को थोड़ा सा डेकोरेट करके रखना, अट्रैक्टिव रखना, और डिस्काउंट्स वगैरह देना, ये सारी चीजें करता रहता है। और होलसेलर स्पेशलाइज एज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वो डील करता है, ही हैज टू नेसेसरी कन्विंस
द रिटेलर अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी। और वो क्या करता है, रिटेलर को कन्विंस करता है कि हाँ भाई ये मार्केट में इस प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन तुम अगर बल्क ही लेते हो क्वांटिटी तो मैं तुम्हें कम कर दूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें आती है। जबकि रिटेलर डील इन वैरायटी ऑफ गुड्स, ही नीड्स नॉट इन्फ्लुएंस बायर, ठीक है। ही कैन लेट द बायर चूज एनी ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट ही लाइक्स, जो उसको पसंद होगा, जो वो मांगेगा वही देगा। ये नहीं है कि रिटेलर को जो मन में आ रहा है वो उसी को वही प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। बाकी ये मैंने आपको पूरा गो थ्रू करवा दिया। बाकी इसके मैरिट डीमेरिट इजीली हो जाएंगे, क्योंकि डिफरेंस कर लिया तो मैरिट डीमेरिट सब हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं लास्ट जो है हमारा लेसन नंबर 4, वो पढ़ते हैं लॉजिस्टिक डिसीजंस। लॉजिस्टिक डिसीजंस के बारे में अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे अ, एक मिनट, ये थोड़ी सी समरी एक बार देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन है, नो मैटर हाउ द एक्सीलेंट अ कंपनी प्रोडक्ट मे बी, a lot of hard work would be wasted if it failed to reach the user of appropriate time and correct place and best physical condition। आप ये सोचो कि अगर आप कोई बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, या कंपनी का जो प्रोडक्ट है बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट है, वो डिपेंड नहीं करता, वो आपका सारा टाइम वेस्ट करा देगा जब तक आप अपने प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर तक सही टाइम पे सही जगह पे सही कंडीशन में नहीं बेचोगे तो सब कुछ वेस्ट ही है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। और मार्केटिंग लॉजिस्टिक को अगर हम समझें तो लॉजिस्टिक जो टर्म है, ठीक है, यहाँ स्टेम लिखा हुआ टर्म होगा, वो टर्म फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लॉजिस्टिकोस, मीनिंग द साइंस ऑफ कंप्यूटिंग एंड कैलकुलेटिंग, यानी चीजों को कंप्यूट करना और कैलकुलेट करना, राइट। तो मार्केटिंग लॉजिस्टिक हैज बीन डिस्क्राइब, बोलूं मैं अगर तो कहीं ना कहीं यह है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द फिजिकल फ्लो ऑफ मटेरियल, फाइनल गुड्स एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ द कंजम्पशन टू द मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट एट अ प्रॉफिट। यानी कि हम लोग सही टाइम पे, जब हमें सही टाइम पे हर एक प्रोडक्ट मिल जाता है तो हम उस दुकान पे बार बार जाना पसंद करते हैं। अगर मान लो हमें कोई भी सामान टाइम पे ना मिले, 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, तीसरी बार हम सोचेंगे उस दुकान पे वो सामान नहीं मिलता तो हम वहां जाना छोड़ देंगे, ठीक है, हम स्विच कर लेंगे। इंपॉर्टेंस से क्या होता है, बैड इम्पैक्ट पड़ता है, गुडविल डाउन होती है और कहीं ना कहीं रेपुटेशन भी फर्क पड़ता है। इंपॉर्टेंस क्या रहती है मार्केटिंग लॉजिस्टिक की, इंप्रूविंग कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर के एक्सपीरियंस को बढ़ावा देना, बढ़ाना। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हेल्प ये करता है, मदद करवाता है, हेल्प टू प्रोवाइड फास्ट एंड क्वालिटी सर्विस देने में काम करता है। एसेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इंश्योर एसेस द राइट प्रोडक्ट एट राइट टाइम, सही टाइम पे सही प्रोडक्ट होना चाहिए। आप ये सोचो कि अभी एग्जाम टाइम चल रहा है और आप स्टेशनरी पे जाते हो और स्टेशनरी वाला के पास कार्डबोर्ड ही नहीं है, वो बोलता है कि नहीं 4 दिन बाद आएगा, तो आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये टाइम तो अभी ऐसा टाइम है जिस टाइम पे स्टेशनरी पे रिलेटेड टू आपके एग्जाम आपका हर एक प्रोडक्ट होना चाहिए, तो ये एसेसिबिलिटी में काउंट होगा। क्रिएट टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, द कंपनी यूजेस टाइम यूटिलिटी so that all the components and material are available when they are needed and the manufacturing line is unaffected, ठीक है। तो आप ये सोचो कि वो किसकी गलती है, पीछे से स्टॉक नहीं आ रहा, या फिर वो खुद नहीं ला रहा, या फिर वो इन सब चीजों को इग्नोर कर रहा है ना। तो बूस्टिंग प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट को बूस्ट करना। व्हेन गुड्स आर मैन्युफैक्चर ऑन टाइम, जब वो टाइम पे मैन्युफैक्चर होंगे, डिलीवर हो जाएंगे टाइम पे। वेस्टेज टेंड्स टू बी वेरी लो, उसमें वेस्टेज कम से कम होगी, प्रॉफिट मार्जिन फर्म के लिए बहुत ज्यादा होगा। हेल्प टू अलाइन विद द चेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें हम डेली लाइफ में देखते हैं बट हम कभी गौर नहीं करते। हमें सामान लेना जाना होता है, हमें मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो हम स्विच कर लेते हैं, हम दूसरी शॉप पे चले जाते हैं, 1-2 बार मूड खराब होता है बट स्टिल हम इग्नोर कर देते हैं। बट ये पॉइंट हमारे लिए कंज्यूमर के हिसाब से 1-2 बार इफेक्ट करेगा, हमारा टाइम जरूर वेस्ट होगा। बट जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये काम कर रहा है, कोई रिटेलर है या होलसेलर है, वो मैन्युफैक्चर से नहीं ले रहा, तो उसकी मार्केट में बहुत ज्यादा रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा और एक टाइम पे आके उसके प्रॉफिट मार्जिन कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। हेल्प टू अलाइन विद द चेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट, एज वी ऑल नो बिजनेस ट्रेंड्स आर चेंजिंग रैपिडली, हम देखते हैं बिजनेस के जो ट्रेंड्स हैं वो कितने फास्ट चेंज हो रहे हैं, बिल्कुल रैपिडली चेंज हो जाते हैं। एंड एनवायरनमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज इन एवरी सेक्टर, और आईटी का जो सेक्टर है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है वो आजकल देख पा रहे हैं। ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम हेल्प टू कंज्यूमर टू ट्रैक एंड दे प्लेस दे ऑर्डर इजीली। आजकल का जो यूथ है वो ऑफलाइन चीजें लेने जाता है बट उनको वैरायटी इतनी नहीं देखने को मिलती जितने की ऑनलाइन मिल जाती है। सो उन्हें लगता है कि ऑनलाइन में ये फैसिलिटी तो है कि ठीक है, अगर पसंद नहीं आया तो रिटर्न करा देंगे, और कहीं ना कहीं हम अपने प्रोडक्ट को ट्रैक कर पाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो हमारे तक कब तक पहुंच पाएगा। लार्जर मार्केट शेयर होता है, जैसे कि एन एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सिक्योर टू द कंपनी, इट इज पॉसिबल टू अचीव अ लार्जर मार्केट शेयर बाय द decentralizing its warehousing operation and the by using economic and efficient mode of transportation to reach those far flung market segments। तो बहुत सारी चीजें हैं।
जो डिपेंड करती है हमारे मार्केट शेयर के ऊपर भी डिपेंड करेंगी कि हमें किस तरीके से वर्क को करना है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कितना सिक्योर करता है। तो ये सारे हैं, और इसका मकसद क्या है मार्केटिंग लॉजिस्टिक करवाने का, तो कस्टमर की सर्विस तो इम्प्रूव हो ही रही है, साथ ही साथ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम कि किस तरीके से वो सामान भिजवाया जाएगा। एंड डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउस फैसिलिटी भी होती है कि सामान को, माल को कहाँ रखना है, किस तरीके से रखना है, किस कंडीशन में रखना है। डिजाइनिंग द ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम की कैसे ऑर्डर प्लेस होंगे, ये सारी की सारी चीजें पहले से प्री डिसाइडेड होती हैं। मार्केटिंग लॉजिस्टिक की कुछ स्टेजेस है, जैसे सप्लायर, कंपनी, रीसेलर और कस्टमर, ये हम पढ़ चुके हैं। बाकी आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है, तो बस वही है, पिकिंग होता है, शॉर्टिंग होता है, पैकिंग होता है और शिपिंग होता है। जो काफी सारे लोग हैं जिनके पेरेंट्स आजकल कर रहे होंगे ऑनलाइन के बिजनेस, जिसमें वो लोग देखते होंगे कि कैसे ऑर्डर प्लेस होता है, पिक करना होता है, ठीक है, शॉर्टिंग होती है, फिर पैकिंग होती है, फिर शिपिंग, ये सब कुछ दिखाता है। जिसमें पिकिंग इन्वेंट्री में हर एक चीज बताता है आपके पास कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है, जो कि आजकल अमेजोन, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, जिसपे ये लोग पहले से काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी इन्वेंट्री बढ़ानी है तो वो ऐड कर सकते हैं, कुछ नई लिस्टिंग करनी है वो कर सकते हैं। पैकिंग जो हो गया, लेबल, पैक, सेंट, ये सारी चीजें हैं। फिर उनकी तरफ से एक पर्सन आता है, उस पैकेट को लेकर जाता है, तो वो सारे के सारे ट्रैकिंग सिस्टम होता है कि शिपिंग किस तरीके से है। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन में फंक्शंस आ जाते हैं, ये सब इतना ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, जैसे फिश, एग, वेज, मिल्क, वेजिटेबल्स, ये सब है। तो ये सब सारी चीजें हैं जो आसपास मिल जाती है। आजकल जेप्टो देख रहे हैं आप लोग, और काफी सारे एप्लीकेशंस हैं जिसपे आप लोग फटाफट ऑन डिलीवरी हो जाता है, फटाफट ब्लिंकिट है, ये सारे हैं। आप देख रहे हैं कितनी फास्ट सर्विस है आजकल, मतलब एक थोड़ा सा हमें लगता है कि हमें छोटी से छोटी चीज भी मंगानी है, हम फटाफट से ओपन करते हैं और सारी की सारी चीजें ऐड ऑन कर लेते हैं। ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, स्पीड है, इकोनॉमी है, फ्लेक्सिबिलिटी, सेफ्टी, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट आपने सोचा कि मैन्युफैक्चर से मंगा लिया है और वो आपने स्टोर करके रखना तो होगा ना, गोडाउन तो चाहिए होगा। और छोटा मोटा बिजनेस है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अगर काफी बड़े लेवल पे है तो उसके लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि इतना सारा सामान एक दिन में नहीं बिकता, ना एक साल में बिकता है, उसको टाइम लगता है, चीजें लगती हैं। एडवांटेजेस क्या रहती है वेयर हाउसिंग की, भाई स्मूथ ट्रेडिंग होती है, आपको कोई टेंशन नहीं, आपने गोडाउन में रख दिया, अब बहुत सामान निकलता रहेगा, अगर उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो आपको ठीक है ना, आपका सेफली आराम से स्टॉक पड़ा हुआ है, सेल वॉल्यूम बढ़ती है, सेफ्टी रहती है, नेचुरल ह्यूमन कॉजेस से बचा लेता है आपको। हाँ कोई वैसे कुछ बाढ़ बाढ़ आ जाती है तो वो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं सेफ्टी रहती है। बेनिफिट टू द कस्टमर्स को भी बेनिफिट देखने को मिलता है, और काफी सारे पॉइंट्स है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं एक बार। इन्वेंट्री कंट्रोल है, वो देखते हैं। टू टेक एडवांटेज बल्क बाइंग, अगर आपने बल्क में खरीदा है तो काफी एडवांटेजेस मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, काफी सारे डिटेल में इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जो जो मेन है मैं आपको वो करा रही हूँ। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा करवाया है, एक बार बस ये देखते हैं एलिमेंट ऑफ एससीएम क्या होता है, ये आप एक बार देख सकते हैं। द सप्लाई चेन मैनेजर, यानी एससीएम मतलब सप्लाई चेन मैनेजर ट्राई टू मिनिमाइज शॉर्टेज एंड द कीप कॉस्ट डाउन। द जॉब इज नॉट ओनली अबाउट द लॉजिस्टिक, ये कोई जॉब नहीं है रिलेटेड टू लॉजिस्टिक एंड परचेजिंग इन्वेंट्री, आपने सामान खरीदा। चेन मैनेजर है ओवरसीज एंड मैनेज ऑल ओवर सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड द मिनिमाइज द कॉस्ट, कि आपने अपनी एफिशिएंसी को बढ़ावा देना है और अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है कम से कम, तभी प्रॉफिट ज्यादा होंगे। प्लानिंग अच्छे से अच्छी करनी है, सोर्सिंग अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की। रॉ मटेरियल मीन्स द मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। एंड मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। एट द हार्ट ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस द कंपनी ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल बाय यूजिंग मशीनरी। आप देखते हैं कंपनी क्या कर रही है आजकल, ट्रांसफॉर्म कर रही है जो भी कच्चा माल है, ये सारी चीजें यूज कर रही है, एक समथिंग न्यू प्रोडक्ट बना रही है ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। डिलीवरिंग है, रिटर्निंग है, ये पॉइंट्स भी आता है कि ये मत सोचिएगा कि अगर आपने सामान बना के बेच दिया उसके बाद वो डिलीवर भी हो गया, डिलीवर होने के बाद वो वापस नहीं आएगा, वापस आएगा, पसंद नहीं आएगा, साइज नहीं आया, या वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे कि वो खराब निकला तो वो वापस कर दिया जाएगा। सो ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको पूरा का पूरा, जो कि हमारा यूनिट था, यूनिट नंबर 4 पूरा कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 5 देखेंगे और इस पूरी की पूरी बुक को समाप्त कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। इस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट, माई सेल्फ इना टक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 मार्केटिंग मैनेजमेंट का। जी हाँ, मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 5 बचा था, ये लास्ट यूनिट है, उसके बाद ये पूरी की पूरी बुक समाप्त हो जाएगी और उसके बाद वन शॉट मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मार्केटिंग मैनेजमेंट का
प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस अपलोडेड है, जाके चेकआउट करो और जल्दी से जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। वन शॉट आपके एग्जाम से पहले मिल जाएगा। एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक का वीडियोस धीरे धीरे करके काफी सारे अपलोड कर दिए गए हैं, और एग्जाम से पहले आप लोगों को बिजनेस स्टैटिस्टिक और एफएम की वीडियोस मिल जाएंगे। और कोई सब्जेक्ट पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक के, राइट। तो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के नाम से, जो कि लेसन नंबर 1 है, यूनिट नंबर 5 का, प्रमोशन डिसीजंस, राइट। तो सबसे पहले देखो कि एक प्रोडक्ट जब डेवलप होता है, प्राइस हम डिसाइड कर लेते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी अगर हमारा सिलेक्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर मस्ट बी इन्फॉर्म ऑफ द अवेलेबिलिटी एंड दे नीड टू बी परस्यूडेड टू बाय इट, यानी कि वो प्रोडक्ट को खरीदने की चाह रखता है। प्रमोशंस करने पड़ते हैं, क्योंकि बिना प्रमोशन के कोई प्रोडक्ट बिकता नहीं है। आप ये सोचो कि जो पहले के प्रोडक्ट है, जिन्होंने बहुत अच्छी खासी मार्केटिंग कर रखी है, एड्स चला रखी हैं, उनके प्रोडक्ट आज ऑनगोइंग है, जो कि मार्केट में बिक रहे हैं, लोग उनको जानते हैं। लेकिन कोई नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है, या कोई ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कोई चेंजेस आते हैं, कोई अदर वेराइटी कोई आती है, तो उसके लिए प्रमोशन करना इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमोशन क्या है? प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विद द पोटेंशियल बायर इन्वॉल्विंग इन्फॉर्मेशन, कि जो भी अभी बायर्स हैं, पोटेंशियल बायर मीन्स दैट कि वो अभी खरीदने की चाह रख रहे हैं, वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, उनको अच्छा लगेगा वो, तो ही वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो द पर्सनल एंड द इन पर्सनल प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग एन कस्टमर टू बाय अ कॉमोडिटी, यानी कि वस्तु, वो सामान को खरीदना चाहते हैं, उस सर्विस को लेना चाहते हैं, उसका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहेगा, तो उसके लिए प्रमोशन करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। एंड मैं एक चीज और बोलूंगी, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन होता क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन से अगर मैं बात करूं, तो यानी प्रमोशन का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, हमें अपने कस्टमर को, कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन देनी है। फर्स्ट एम ही हमारा यही है कि हम अपने कस्टमर को अवेलेबिलिटी के बारे में बताना चाहते हैं, उसके फीचर्स के बारे में बताना चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट कैसा दिखता है, कैसे उसकी खासियत है, यूजेस ऑफ प्रोडक्ट, सो दैट दे नीड नॉट सर्च आउट ऑफ देम, राइट। टू स्टिमुलेट डिमांड, प्रमोशनल एक्टिविटी आर अंडरटेकन टू क्रिएट अवेयरनेस, हमें अवेयरनेस फैलानी है, चीजों को बताना है। एंड कंज्यूमर इन न्यू प्रोडक्ट, यानी कि इंटरनेट पे हम काफी सारी चीजें सर्च करते हैं। अ सेलर वांट्स टू इंक्रीज द सेल, अगर वो अपनी सेल को बढ़ाना चाहता है, तो डेफिनेटली उसको अपनी डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उस ब्रांड लॉयल्टी जो होती है वो मदद करती है, उसके कंपटीशन में लाती है, चीजें बताती है कि हाँ, ये अगर प्रोडक्ट आया है तो वो उतनों से सस्ता है, या अच्छी क्वालिटी है, या उससे बेस्ट फीचर्स कहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ सर्फ वॉशिंग पाउडर, है ना, वाइटनिंग, वाइटनिंग पावर एंड सेफ्टी ऑफ क्लोथ्स, यानी कि हम अपने कपड़ों की सेफ्टी के लिए भी उसको यूज कर रहे हैं, सर्फ को, और साथ ही साथ जो वॉश है वो अच्छे से हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, वाइटनिंग आ जाएगी उसमें। तो ये एग्जांपल्स, काफी सारे और भी एग्जांपल्स आप डाल सकते हैं। टू मीट कंपटीशन एंड स्टेबलाइज सेल्स, इससे सेल तो डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि कंज्यूमर को अच्छा लगेगा, आप उसके बारे में बताएंगे तो वो कहीं ना कहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे, उनको क्वालिटी अच्छी लगेगी, तो एक इमेज बिल्ड हो जाएगी। प्रमोशन के कुछ इंपॉर्टेंस है, इससे अवेयरनेस इंक्रीज होती है, कंज्यूमर को पता चलता है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया है। कस्टमर की एंगेजमेंट काफी बढ़ती है, वो जानना चाहते हैं, आपके वेबसाइट होगी तो वहां जाके चेकआउट करेंगे, आपके रिव्यूज पढ़ेंगे, मार्केट डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, सेल तो बूस्ट हो ही जाएगी, या आप पॉइंट सब में ऐड कर सकते हैं। ब्रांड भी बिल्ड होता है इससे, न्यू प्रोडक्ट में इंट्रोडक्शन भी देखने को मिलती है। ठीक है, ये सारे ट्रस्ट बनता है अगर प्रोडक्ट अच्छा है। प्रमोशन मिक्स क्या होता है? प्रमोशन मिक्स की अगर मैं बात करूं, तो रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रमोशनल टेक्निक उसमें यूज करी जाती है, जैसे सेलिंग करना, पर्सनल सेलिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना, सेल प्रमोशन, पब्लिसिटी करना, ताकि प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के सामने आए, उनको पता लगे। प्रमोशन क्या है? प्रमोशन मिक्स टूल कौन सा था? पर्सनल सेलिंग होता है। पर्सनल सेलिंग ऑफ अ सेलमैनशिप इज द प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग एंड proceeding the prospective buyer to the buy a product और services, है ना। फेस टू फेस सिचुएशन होती है, जिसमें हम काफी सारे एग्जांपल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट अभी बताया मैंने आप लोगों को, पब्लिसिटी भी बताया, सेल प्रमोशंस बताए, और ये सारे पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रमोशन मिक्स को इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव, यानी उसका उद्देश्य और उसकी पॉलिसीज, यानी द कंपोजिशन ऑफ प्रमोशन इज फॉर द रिसीवर टू टेक सम टाइप ऑफ एक्शन टू बाय अ प्रोडक्ट, स्टॉप स्मोकिंग, जैसे हम देखते हैं आजकल सिगरेट वगैरह के बॉक्स वगैरह पे लिखा होता है कि स्टॉप स्मोकिंग हो गया, मेक अ डोनेशन ऑफ चैरिटी, मतलब बहुत सारे, ये तो मैं एग्जांपल अलग से दे रही हूँ, बट उस पे लिखा होता है ना, काफी सारे चीजें लिखी होती है कि आपको ये चीज
अब आता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं प्रमोशन मिक्स को। सबसे पहले प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज होता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो प्रमोशंस करते हैं और उसे काफी ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे अटेंशन है, इंटरनेट डिजायर, एक्शन है ना। तो इससे हम कस्टमर को ग्रैब कर रहे हैं। एंड प्रमोशनल बजट क्या होता है, द रिसोर्स अवेलेबल लिमिट हाउ मच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन स्पेंड ऑन प्रमोशन, कि भाई हर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रमोशन पे कितना स्पेंड करती है, वो कितना अपने प्रोडक्ट को आगे लेके जाती है, वो उसके प्रमोशन पे यानी एडवर्टाइजिंग पे डिपेंड करेगा और कितना वो ग्रोथ में बूस्ट में आ रहा है। नेचर ऑफ द मार्केट क्या है, द थर्ड फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द नेचर ऑफ द प्रमोशन ब्लेंड इज नेचर ऑफ द मार्केट ऑफ कॉन्टैक्टेड, यानी कि एरिया पे भी डिपेंड करेगा, यानी कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। लाइक सेलिंग पोस्टर बिल्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, डिपेंड करता है हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, हम किस तरीके से उनको जो है अट्रैक्ट करना चाहते हैं। यानी रूरल अर्बन कस्टमर है, वो डिपेंड करता है एरिया वाइज हमें हमारा प्रोडक्ट किस टाइप का है। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का नेचर कैसा भी बताया। स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है, पर्टिकुलर ब्रांड है या फिर मिडलमैन के लिए है, किस कैटेगरी के लिए है। प्रमोशनल मेथड्स की अवेलेबिलिटी क्या है हमारे पास, लाइक मतलब हम इसमें और भी, जैसे स्पेन मार्केटर कैन नॉट एडवर्टाइज टबैको एंड अल्कोहल प्रोडक्ट, तो वो डिपेंड करेगा हमारी कंट्री के ऊपर भी। डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी हो गया, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वो भी डिपेंड करेगा। सॉफ्ट ड्रिंक है, न्यूज़पेपर है, तो किस तरीके से वो कहाँ पे कम प्राइस में बिक सकता है, कहाँ कौन सी टेक्निक लगानी चाहिए। एंड द प्रमोशन डिसीजन में आता है टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना। भाई जब तक हम अपने टारगेट नहीं करेंगे ऑडियंस को, तब तक हम अपना प्रमोशन कैसे करेंगे। हमें तो यही, पहले हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, सपोज हमें ये देखना है कि भाई ये गांव के लिए है, शहर के लिए है, पढ़े लिखों के लिए है या फिर जो पढ़े लिखे नहीं है, तो ये भी कैटेगरी आ जाती है। प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डिपेंडिंग करता है किस स्टेज वालों के लिए है। एंड द इफेक्टिव मैसेज क्या है, उसके लिए क्या मैसेज हमें प्रोवाइड करना है, उसका फॉर्मेट कैसा होगा, कम्युनिकेशन चैनल कैसे होंगे, वो हिंदी में, इंग्लिश में, किस लैंग्वेज में, मीडिया क्या होगा, ये सारे पॉइंट्स है। प्रमोशन बजट क्या होगा, हम कितना स्पेंड करना चाहते हैं, इससे ज्यादा नहीं करना चाहते हैं। प्रमोशन मिक्स के कुछ डिसीजंस हैं, जैसे सेल प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, ये वाले। बाकी आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के प्रोसेस तो आप ऑलरेडी वैसे भी काफी बार पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगी क्योंकि मैं ये आपको काफी बार करा चुकी हूँ। सेंडर है, इनकोडिंग है, मैसेज है, डिकोडिंग है, रिसीवर, फीडबैक। बस आप जो है इसको एक बार जो है देख सकते हैं। ये आप क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मैं मान के चलती हूँ आपको आता ही होगा। और ये सारे पॉइंट्स थे जो आप पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं, जो भी इसके पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। सो यही था इस पूरे के पूरे यूनिट के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।